रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज का हमारा यह प्रोग्राम साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा स्पेशल है। इस व्लॉग को आप देखने वाले सुप्रीम कोर्ट स्पेशल का नाम भी दे सकते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह स्पेशल का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि नाज़रीन इस प्रोग्राम में जो सुप्रीम कोर्ट की वो ख़बरें, वो कहानियाँ आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं जो आपने आज से पहले नहीं सुनी होंगी, जिसमें पीटीआई की डील की खबर भी है, जिसमें एक इस्तीफ़े की खबर भी है, जिसमें काजी का इनकार भी है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का इसरार भी है, जस्टिस मंसूर अली शाह की तजवीज़ भी है और जस्टिस जमाल ख़ान मंदुखेल साहब का भी ज़िक्र इन ख़बरों में आता है। तो प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब नाज़रीन, जो पहली ख़बर आपके सामने रखते हैं, आजकल सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों की जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं वो कल समाअत के लिए दोबारा से फ़िक्स हैं। पिछले हफ्ते भी उन दरख्वास्तों पर समाअत हुई जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने एतराज़ किया कि मैं बेंच के ऊपर रिटन अपने जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको फ़ाइल करूँगा। तो इसी मामले से, मखसूस नशिस्तों के मामले से जुड़ी जो अंदर की कहानियाँ, जो अनटोल्ड स्टोरी है, वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, जब 12 जुलाई को फ़ैसला मखसूस नशिस्तों का सुनाया गया, उस फैसले में काजी फ़ाइज़ साहब मिनॉरिटी में चले गए। मंसूर अली शाह साहब का फ़ैसला अक्सरियत में आया, लेकिन वो मेजॉरिटी में जो काजी फ़ाइज़ का फ़ैसला था उस पे उस वक्त ये कहा गया कि देखें जी, काजी फ़ाइज़ साहब चूँकि मेजॉरिटी में चले गए हैं, इतना उनको दुख हुआ है, इतने वो मायूस हुए हैं कि उन्होंने अपना मिनॉरिटी का फ़ैसला भी नहीं लिखा। मिनॉरिटी का फ़ैसला जैसे जमाल ख़ान मंदुखेल ने लिखा और उसके ऊपर काजी फ़ाइज़ को सिग्नेचर करना पड़े। नाज़रीन, असल कहानी ये नहीं है। कहानी नाज़रीन ये है कि जब मखसूस नशिस्तों का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जब इस केस की कार्रवाई को कंक्लूड नहीं किया गया था, फ़ैसला महफूज नहीं हुआ था, 4 बड़ों की एक मीटिंग होती है। 4 बड़ों की एक मीटिंग होती है, 4 नहीं बल्कि 3 बड़ों की। वो 4 बड़ों की मीटिंग का आगे चल के जिक्र आएगा। उनमें एक काजी फ़ाइज़ साहब होते हैं, दूसरे जस्टिस मंसूर अली शाह होते हैं और तीसरे जस्टिस जमाल ख़ान मंदुखेल होते हैं। और ये मुलाकात होती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ के चैम्बर में। और ये जो काजी फ़ाइज़ साहब का चैम्बर है, इसमें दोनों जज मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल ख़ान बिन बुलाए मेहमान थे। कैसे मेहमान थे? मेहमान इस तरीके से थे कि मंसूर अली शाह साहब जस्टिस जमाल ख़ान मंदुखेल को लेके काजी फ़ाइज़ साहब के चैम्बर में आए थे। ख़ुद आए थे, इजाज़त लेके आए थे, लेकिन ख़ुद आए थे। काजी फ़ाइज़ साहब ने उनको मदऊ नहीं किया था। और जैसे मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा कि मखसूस नशिस्तों के मुकदमे की कार्रवाई चल रही थी, कंक्लूड नहीं हुई थी। इस नाज़रीन मीटिंग में जब मंसूर शाह साहब आते हैं तो उनकी तरफ से आके इसी रिज़र्व सीट के हवाले से एक प्रपोज़ल वहाँ पे पेश किया जाता है। अब वो प्रपोज़ल क्या है? मैं तो उस प्रपोज़ल को डील कह सकता हूँ, पीटीआई के लिए डील कह सकता हूँ, लेकिन चूँकि आज हमने आपके साथ अंदर की कहानियाँ शेयर करनी हैं, तो मैं अपनी जो एनालिसिस है उसे हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा कि वो इनपुट चाहे इसमें शामिल ना करूँ, आपके साथ सिर्फ अंदर की ख़बरें शेयर करूँ। तो मंसूर शाह साहब ने प्रपोज़ल ये पेश किया जमाल ख़ान मंदुखेल साहब को अपने साथ ला के। अच्छा, यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है कि मंदुखेल साहब को क्यों साथ लेके आए? मंदुखेल साहब तो सीनियर प्यूनी जज नहीं थे। याहिया फरीद साहब को क्यों नहीं लेके आए? अतर मिनल्ला साहब को क्यों नहीं लेके आए? अमीनुद्दीन ख़ान साहब को क्यों नहीं लेके आए? मंदुखेल साहब तो बहुत नीचे थे। शायद इसकी वजह यह है, जो ज़राए बताते हैं, कि चूँकि उनका ताल्लुक़ भी
बलूचिस्तान से था और वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जज थे, काजी फाइज साहब वहाँ पे चीफ जस्टिस थे, तो शायद इस वजह से कि जो प्रपोज़ल मंसूर शाह साहब ने वहाँ पे रखना है मखसूस नशस्तों के हवाले से, उस प्रपोज़ल में उन्हें मंदोखेल साहब की सपोर्ट हासिल हो। अब वो मंदोखेल साहब को वहाँ पे लेके आए थे, तो ज़रा ये बताते हैं कि उनको कुछ बता के, उनको कुछ लूप में लेके एतमाद में लेकर ही काजी साहब के चैम्बर में आए थे। तो ज़रा ये बताते हैं कि तजवीज़ ये थी मंसूर शाह साहब की कि ऐसा करते हैं कि मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला देते हैं, ऐसा फ़ैसला ना दें जिसमें इख्तलाफ हो, इख्तलाफी जजमेंट नहीं होना चाहिए। तो जब ये प्रपोज़ल काजी साहब के सामने पेश किया गया मंसूर शाह साहब ने, तो काजी साहब ने कहा कि कैसे मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला हो सकता है। तो उस पे नाज़रीन ये हुआ कि जो जमाल खान मंदोखेल साहब थे और मंसूर शाह साहब थे, उन्होंने ये बताया कि ऐसा कर लेते हैं, या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको याद होगा नाज़रीन कि एक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने इसी दौरान, जब वो मखसूस नशिस्तों का मुकदमा चल रहा था, एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी, जिसमें बताया गया था कि जो PTI के लोग इलेक्शन लड़े हैं आज़ाद हसीयत में या जिस भी हसीयत में लड़े हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर्स की रिपोर्ट डिटेल जो है वो अदालत में जमा करवाई गई थी। बाबा चले जाओ ना, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। अभी नहीं, अभी आप जाओ। माफ़ी चाहता हूँ, ये मुझसे कटेगा नहीं, मैं इतना ज़्यादा वो हाई टेक नहीं हूँ। तो छोटे बेटे जी जो है, फर्जंद जी जो है, वो आना चाह रहे थे और फिलहाल मैंने अभी उनको भेज दिया कि थोड़ा सा इंतज़ार करो। तो ये कहा गया वहाँ पे, वो जो लिस्ट पेश हुई थी इलेक्शन कमीशन में, उस कमीशन की फ़हरिस्त की रोशनी में वहाँ पे ये कहा गया कि ऐसे PTI के कैंडिडेट जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में कोई डिस्प्यूट नहीं किया, यानी ऐसे बहुत सारे PTI के कैंडिडेट थे जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में के एक फॉर्म में लिखा था PTI, दूसरे में लिखा था PTI नज़रियाती, तीसरी जगह पे जो एफिडेविट किया था, मुख्तलिफ एक मराहल होते हैं आपके नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के, वहाँ पे आज़ाद लिख दिया। तो प्रपोज़ल ये था कि जिन तमाम नॉमिनेशन पेपर में जहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, हर कॉलम में, हर पेपर पे जहाँ पे सिर्फ PTI लिखा गया है, उनको हम ये हुक्म दे देते हैं कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंसीडर किया जाए, और जितने ये लोग निकलते हैं उस तनासब से, उस एतबार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। अच्छा, उस पर काजी फैसल साहब ने क्या कहा, उस बहस में जाए बगैर वहाँ पे काजी साहब की प्रपोज़ल पर चीज़ें एग्री हो जाती हैं, वहाँ पे इसी नुक्ते पे, इसी तजवीज़ पे डील हो जाती है जो मंसूर शाह साहब लेके आए। और मंसूर शाह साहब ने ये भी कहा कि बस आप एग्री करने हैं तो बाकी जजेस जो कि 13 रुकनी बेंच का हिस्सा है, उनके साथ बात करना, उन्हें इस चीज़ पे लेके आना, ये आप मुझ पे छोड़ दें। ये मंसूर शाह साहब वहाँ पे कमिटमेंट करके आए, अपनी तजवीज़ पर जब यकीन दहानी उनको मिल गए। अब नाज़रीन ये होता है कि केस चल रहा है और पीछे डील हो चुकी है। मैं यहाँ पे इतना ज़रूर कहूँगा कि ये डील नहीं होनी चाहिए थी, ये मेरी राय है, ये नहीं होनी चाहिए थी। काजी साहब को भी नहीं करनी चाहिए थी, मंसूर शाह साहब को भी नहीं करनी चाहिए थी। अब नाज़रीन 9 जुलाई को ये होता है कि इस केस का फ़ैसला महफूज हो जाता है मंगल के रोज़ 9 जुलाई को, और अगले दिन मीटिंग होती है कि क्या फ़ैसला देना है। क्योंकि ये जो बात हुई काजी साहब के साथ जमाल खान और मंसूर शाह साहब के दरमियान, बाकी जजेस इससे मुतल्लिक आगाह थे, नहीं आगाह थे, लेकिन जैसे एक तरीक़ाकार होता है उस तरीक़ाकार के मुताबिक 10 जुलाई को मीटिंग होती है। और 10 जुलाई को जब पहली मीटिंग होती है तो उसमें ज़ाहिर सी बात है केस कंक्लूड होने के बाद जजेस की कुछ ना कुछ राय तो बन जाती है। तो वहाँ पे काजी साहब ने उस मीटिंग को चेयर किया, 13 रुकनी बेंच की फुल कोर्ट जजमेंट के हवाले से, फैसले के हवाले से मीटिंग को। तो उसमें जो रेशो निकला वो 8-5 का निकला। 8 जजेस का ये कहना था कि ये अपीलें डिसमिस होनी चाहिए, 5 जजेस का कहना था कि नहीं, इन अपीलों के ऊपर हमें बुनियादी हकूक़, आर्टिकल 187, ये सारी चीज़ें करके हमें फ़ैसला देना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, उस मीटिंग में ये बात नहीं होती कि इस बात को डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता कि पिछले दिनों काजी साहब की 2 जजेस के साथ क्या मीटिंग हुई है।
तो ये जो इजलास मीटिंग 10 जुलाई को होती है, इसको फिर जुमे के दिन तक 12 जुलाई तक बर्खास्त किया जाता है और तय यह पाता है कि फ़ैसला लिखें, हम भी लिखते हैं, आप भी लिखें, यानी जिस इसने लिखना है लिखे। फिर वो फ़ैसला लिखने के बाद दोबारा बैठ के हम मीटिंग करके चीज़ों को तय कर लेंगे। अब 12 जुलाई को अगली मीटिंग होनी है और 12 जुलाई की मीटिंग से एक दिन पहले कादी साहब के पास एक लिखा हुआ फ़ैसला पहुंच जाता है। उस फैसले को शाह साहब ने तहरीर किया होता है और उस फैसले पे कुछ जज साहबान के सिग्नेचर भी मौजूद होते हैं। अब कुछ जज साहबान से मुराद ये है कि उसमें 8 जजेस के सिग्नेचर मौजूद थे, यानी जो 9 जुलाई को फ़ैसला महफूज होने के बाद 10 जुलाई को जो 8-5 की रेशो थी वो तब्दील होकर जो फ़ैसला काजी साहब को जो ड्राफ्ट शेयर किया गया वो 5-8 हो चुकी थी। यानी पहले काजी साहब मेजॉरिटी में थे, 8 उनके थे। फिर बाद में जब जजमेंट शेयर किया गया मंसूर शाह साहब वाला, उसमें काजी साहब जो हैं वो मिनॉरिटी में आ गए और मंसूर शाह साहब मेजॉरिटी में चले गए। अब यहाँ पे अपने जहन में रखें कि एक एग्रीमेंट भी हो चुका है 3 जजेस में कि हमने मुतफिक का फ़ैसला देना है। जब वो फ़ैसला जाता है उस फैसले में तो तमाम की तमाम सीटें किसी शक व शुबा, किसी गुंजाइश के बगैर कि नॉमिनेशन पेपर में पीटीआई ने क्या लिखा है, पीटीआई नज़रियाती लिखा है, पीटीआई आज़ाद लिखा है या सिर्फ आज़ाद लिखा है या ओरिजिनल ऑफिशियल तहरीक इंसाफ लिखा है, उसके कता नज़र तमाम सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ को देने का कह दिया जाता है उस फैसले में। जब वो ड्राफ्ट शेयर होता है तो फिर काजी फाइज़ साहब कहते हैं कि फिर जुमेरात का जो फुल कोर्ट का इजलास है इस फैसले के हवाले से, उसको बुलाने की फिर ज़रूरत क्या बाकी रह जाती है। तो फिर उसको जुमेरात को बुला के और उसमें सारी चीज़ें तय करके हम फैसला सुना देते हैं। तो जुमेरात को फिर इजलास होता है सरसरी सा और उसमें गिले शिकवे होते हैं कि ये तय हुआ था, वो हुआ था, ये बात हुई थी। तो बहरहाल अल्टीमेटली फिर जुमे वाले दिन ये फ़ैसला सुना दिया जाता है। काजी साहब का इख्तलाफी नोट इसलिए नहीं आता क्योंकि काजी साहब जो कमिटमेंट उनके साथ की गई जमाल खान मंदोखेल साहब को ला के मंसूर शाह साहब ने जो ज़राए बताते हैं, काजी साहब उसी कमिटमेंट पे कायम रहे और जमाल खान मंदोखेल साहब ने वो लिखा, क्योंकि जब मुलाकात हुई थी चैम्बर में तो ये ज़िम्मेदारी फ़ैसला लिखने की मंदोखेल साहब को सौंपी गई थी कि जो मुतफ़िका फ़ैसला बनाना है, लिखना है, वो मंदोखेल साहब लिखेंगे। तो काजी साहब ने मंदोखेल साहब वाले फ़ैसले पे सिग्नेचर कर दिए। अब बाकी जजेस को तो फिर मालूम ही नहीं था जुमेरात के दिन तक। तो अफ़गान साहब ने और अमीनुद्दीन ख़ान साहब ने अपना फ़ैसला दिया और यही अफरीद साहब ने अपना फ़ैसला दिया। इसके अलावा नाज़रीन, इस मीटिंग से पहले मखसूस नशिस्तों की मीटिंग से पहले, यानी जब मखसूस नशिस्तों का नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आया, इलेक्शन कमीशन ने 4 मार्च को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से इनकार किया। एक और मीटिंग की मैं जिक्र कर रहा हूँ जो 4 लोगों की हुई। 14 मार्च को जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने अपना फ़ैसला दे दिया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें नहीं दी जा सकती। और 6 मई 2024 को 3 रुकनी बेंच ने, जिसको मंसूर शाह साहब हेड कर रहे थे, उनकी तरफ से पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला सस्पेंड कर दिया गया और जो मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, नून लीग के, जमात इस्लामी और बाकी लोगों के जो लोग आए थे उनको डी नोटिफाई कर दिया गया। यानी ऐसा हुक्म इम्तना 6 जुलाई को मंसूर शाह साहब के सरबराह में 3 रुकनी बेंच ने जारी किया जो कि हतमी रिलीफ के मुतरादिफ था। अब नाज़रीन, इस हुक्म इम्तना से चंद रोज़ पहले या चंद हफ़्ते पहले, 2 या 3 हफ़्ते पहले, एक और मीटिंग होती है 4 बड़ों की और उस मीटिंग में नाज़रीन 26वीं आईनी तरमीम डिस्कस होती है और उस मीटिंग में काजी फाइज़ साहब होते हैं, उनके चैम्बर में ये मीटिंग होती है। उस मीटिंग में मंसूर शाह साहब होते हैं, उस मीटिंग में वज़ीर कानून अटॉर्नी जनरल होते हैं, उस मीटिंग में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान होते हैं, यानी 4 लोग होते हैं। अब उस मीटिंग में जो हुकूमत का प्रपोज़ल था, क्योंकि उस वक्त उनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद थी कि जजेस की जो मियाद है रिटायरमेंट की, जो कि 65 साल की उम्र है, उसको बढ़ाया जाए और दीगर रिफॉर्म्स भी लाई जाएँ। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब वो तजवीज़ वहाँ पे पेश करते हैं कि हम ये रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं जुडिशल, जिसमें जजेस की जो मियाद है, जो रिटायरमेंट एज है, उसको भी बढ़ाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी, हाई कोर्ट के भी। अटॉर्नी जनरल साहब खामोश रहते हैं।
इस प्रपोज़ल के ऊपर जो भी बातचीत होती है वो काजी साहब की होती है या फिर मंसूर इरशाद साहब की होती है। माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन। काजी साहब जब उनके साथ बहस चल रही है, तकरार चल रही है इसी प्रपोज़ल के मामले पे आज़म नज़ीर तारड़ के साथ, उनको ये कहते हैं कि अगर आप मेरे लिए ये कर रहे हैं तो आप मेरे लिए ही बिल्कुल ना करें, मुझे बिल्कुल एक्सटेंशन नहीं चाहिए। बाकी आपने जजेस की एज बढ़ानी है बढ़ाएं, लेकिन मेरे लिए आप ये ना करें। तो उस पर ज़रा ये बताते हैं कि वज़ीर कानून कहते हैं कि आप भी, ज़ाहिर सी बात है, जब सबके लिए होगा तो वो आपके लिए भी होगा, तो आपको जब हम एज बढ़ाएंगे तो फिर आप कैसे नहीं लेंगे। जिस पर काजी फैसल साहब ने जवाब दिया कि मैं रिज़ाइन कर जाऊँगा, मैं रिज़ाइन कर जाऊँगा। 65 साल की एज मुकम्मल होने पे पीछे जो सीनियर प्यूनी होगा वो चीफ जस्टिस बन जाएगा। खैर वो मसवदा आज़म तारड़ साहब ने पेश किया और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। उसके बाद नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि मंसूर इरशाद साहब और काजी साहब की मुलाकात होती है और इस मुलाकात में फिर मंसूर इरशाद साहब इंसिस्ट करते हैं काजी फैसल साहब को, ये आप एक्सटेंशन ले लें, आप 3 साल पूरे करें, फिर मतलब आपको 3 साल अगर बढ़ाते हैं तो 3 साल आपको मिल जाएंगे, 5 साल बढ़ाते हैं तो 5 साल आपको मिल जाएंगे, आप चीफ जस्टिस रहिएगा और मैं सीनियर प्यूनी के होने के नाते ये ज़राए बताते हैं मैं जो है अपना जो जुडिशल रिफॉर्म है उस एजेंडे को लेके चलूँगा। लेकिन काजी साहब ने वाज़ेह तौर पे ये कह दिया कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अगर होगा तो कुछ हमारे साथी मेरे दुश्मन हो जाएंगे। वो शायद काजी साहब का इशारा जो है, शायद वहाँ पे नाम भी लिया गया हो, लेकिन काजी साहब का इशारा जो है वो मुनीब अख्तर, आयशा मलिक साहबा और बाकी जो जजेस थे उनकी तरफ था, जो आगे चल के चीफ जस्टिस बनने थे, उनकी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी थी। लेकिन इस प्रपोज़ल के नतीजे में शायद वो ना बन पाते। काजी साहब ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए तो वो बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। इसके अलावा नाज़रीन कुछ और भी आपके साथ मैं चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से फिर प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर अगर आप साथ देते हैं तो मैं बता देता हूँ। तो नाज़रीन मैं कुछ हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करता हूँ, चलें मुख्तसर करने की कोशिश कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको अंदर की कहानियाँ बताई। ये जो कहा जाता है ना कि इजाज़ुल एहसन साहब का और नकवी साहब का इस्तीफ़ा काजी साहब को पेश करके बल्ले का निशान लिया गया, अब मैं वो रैपिड फाइट की तरह आऊँगा। तो नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस आया था बंदयाल साहब के दौर में आया था। बंदयाल साहब ने उस रेफरेंस को पेंडिंग में डाल दिया था, उसका फ़ैसला नहीं किया था। और उसी दौर में एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ भी आया था। और जब सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया, वो कैसे आया, उसके पीछे कौन था, अब ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में गया तो प्रोग्राम घंटों पे चला जाएगा। तो जब वो सरदार तारिक मसूद साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया तो उस वक्त तक जो है बंदयाल साहब जो नकवी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस था वो सरदार तारिक मसूद साहब को भिजवा चुके थे कि आप इसका जायज़ा लेके इस पे अपनी लीगल ओपिनियन दे दें कि ये केस बनता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का या नहीं बनता। तो जब सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ रेफरेंस आता है तो बंदयाल साहब की एक कॉल जो है वो कैसे हैक होती है, लेकिन एक ऑडियो कॉल लीक होती है जिसमें ये बातचीत हो रही होती, बल्कि हाँ सरदार तारिक मसूद साहब से मनसूब ये ख़बर सामने आती है ज़राए से कि बंदयाल साहब ने उनको फ़ोन किया सरदार तारिक मसूद साहब को और उनसे ये कहा कि आपके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस है और जस्टिस नकवी के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस है और जस्टिस नकवी वाला रेफरेंस आपके पास पड़ा है, आपने उस पर जुडिशल ओपिनियन देनी है, लीगल ओपिनियन देनी है। तो ऐसा करते हैं, डील कर लेते हैं, आपका रेफरेंस जो आपके ख़िलाफ़ है सरदार तारिक मसूद साहब, उसको भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फारिग कर देते हैं। आप सरदार तारिक मसूद जस्टिस नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है सरदार साहब ऐप ऐसा करें कि उस पर लीगल ओपिनियन दे दें कि ये रेफरेंस बनता नहीं है। तो सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि नहीं, मेरा रेफरेंस बेशक आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लगा लें, मैंने कोई गलत नहीं किया। जहाँ तक बात है मज़ाहिर नकवी साहब वाले रेफरेंस की, उस पर जो भी हक सच ओपिनियन बनेगी लीगल, मैं वो लीगल ओपिनियन दूंगा। तो वो डील नहीं हो सकी और फिर वो रेफरेंस बंदयाल साहब के दौर में आया, नकवी साहब के ख़िलाफ़ पेंडिंग पड़ा रहा। तो फिर काजी साहब ने उस रेफरेंस को टेकअप करके जब फैसला दिया नहीं था तो नकवी साहब पहले रिज़ाइन कर गए थे। फिर इजाज़ुल एहसन साहब का रेफरेंस आ गया था। तो ज़राए जो ये बताते हैं ना, अब जाके बेशक कोई कंफर्म भी कर ले
कि ये जो इस्तीफ़ा दिया गया था नकवी साहब की तरफ से या इजाज़ुल हसन साहब की तरफ से, इसमें काजी फैसल साहब का कोई फ़ायदा नहीं था। काजी साहब का टेन्योर तो उतना ही रहा, टेन्योर तो किसी और का बढ़ गया था। और फिर नाज़रीन, बल्ले के निशान के हवाले से जो कहा जाता है, अब ये भी एक डिटेल लंबी हो जाएगी कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे फ़ैसला दिया। सबसे पहले तो आप ये देखें कि बल्ले के निशान वाला जो फ़ैसला था इंट्रा कोर्ट इलेक्शन वाला, वो मुत्तफ़िक का फ़ैसला था। मज़ाहिर नकवी साहब का भी उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने और जस्टिस मुस्तरद तलाली साहब ने काजी साहब के साथ एग्री किया था। अगर जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब काजी साहब के धड़े के बंदे थे, उनके साथ थे, उनके पीछे चल रहे थे, तो फिर सवाल यह है कि मखसूस नशिस्तों के केस में फिर मज़ाहिर नकवी साहब ने काजी साहब के साथ डिसएग्री क्यों किया? अगर वो काजी साहब के थे, काजी साहब के धड़े के थे, तो फिर दूसरी तरफ कैसे चले गए? और फिर जहाँ तक बात है कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला जो फ़ैसला है ये इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए दिया गया, तो इस्टेब्लिशमेंट तो जो हक़ाइक़ हैं वो इलेक्शन ही नहीं कराना चाहती थी। जब जनवरी में पंजाब और केपी असम्बली डिज़ोल्व की गई और अगस्त में जब हुकूमत ने कौमी असम्बली वक्त से पहले डिज़ोल्व कर दी, तो इलेक्शन तो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही थी ना इस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन चाह रही होती तो सदर के पास, अलवी साहब के पास अख्तियार था और उन्हें इलेक्शन की डेट ही नहीं दी थी। और अगस्त से चलते चलते हम नवंबर तक आ गए थे और इलेक्शन की कोई डेट नहीं थी। 90 दिन में इलेक्शन करवाने की बात की जा रही थी। तो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाके काजी साहब ने वो इलेक्शन वाली पटिशन जो कि बंदियाल साहब के दौर में आई, उसे टेकअप करके 12 या 13 दिन के अंदर फ़ैसला दे दिया। इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात के अगेंस्ट जाके फ़ैसला दिया। इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे, ये सब जानते हैं, ये ज़बान ज़द आम है, ये राइटिंग ऑन द वॉल है, लेकिन काजी साहब ने फ़ैसला दिया, इलेक्शन करवा दिया। अब उसके बाद आप ये देखें इलेक्शन रुकवाने की कैसे कोशिश होती है कि एक दरख्वास्त पीटीआई लेके लाहौर हाई कोर्ट चली जाती है कि ये रिटर्निंग ऑफिसर ये नहीं होने चाहिए, ये वाले होने चाहिए। लाहौर के एक फ़ैसले से इलेक्शन का प्रोसेस रुक जाता है। काजी साहब लाहौर हाई कोर्ट का वो फ़ैसला सस्पेंड कर देते हैं और हर हाल में इंश्योर करते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए। तो अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के नीचे लगे हुए थे तो फिर ये फ़ैसले वो क्यों दे रहे थे? और जो लोग ये कह रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में थे, इस्टेब्लिशमेंट के धड़े में थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल चुके थे, तो उन लोगों को भी मौका मिला था, उन सहाफ़ियों को भी, कि वो इस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज़ करें। तो वो सहाफ़ी इस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज़ करने के बजाय पीछे क्यों हट गए थे? अदालत में केस था ना, मौका मिला था, बताएं कौन है आप पे हमला करने वाले, आप पे तशद्दुद करने वाले, आपको अगवा करने वाले, वो पीछे क्यों हट गए थे? केस तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही टेकअप हुआ था ना, क्यों पीछे हट गए थे? तो ये नाज़रीन कुछ अनटोल्ड कहानियाँ थी जो आपके साथ हमने शेयर की। आपसे इजाज़त चाहते हैं, लेकिन इजाज़त चाहने से पहले मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आप देखने वाले नाराज़ हैं। हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे दरख्वास्त होगी कि मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के साथ कमेंट्स बॉक्स में उस नए यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दूँगा, उसे ज़रूर आप जो है वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इस यूट्यूब चैनल पे हमें नोटिफिकेशन के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उस चैनल को फिर हम आगे लेके चलेंगे और वहीं पे हम सियासत पे भी बात करेंगे, अदालत पे भी बात करेंगे, बाकी मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। तो उसको आप सब्सक्राइब भी कर लें और उसका बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर लें, क्योंकि उस यूट्यूब चैनल पर भी हम वीडियो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अब हम सिर्फ बात कर रहे हैं सिर्फ पाक भारत के कशीदगी के हवाले से, लेकिन मुस्तकबिल में वहाँ पे तमाम इश्यूज़ पे बात होगी, सियासत पे, कोर्ट्स पे, माशरती जो मामलात हैं, जो माशरती इश्यूज़ हैं, सब पे बात होगी। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।